गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें पहला है आर्तव प्रावस्था यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज। ये फर्स्ट टू 50 डेज का होता है। इस फेज में क्या होता है कि यदि अंडे का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार की जो एंडोमेट्रियम स्तर होता है उसमें विघटन शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये विघटित ऊतक व रुधिर ऋतुस्राव या रजोधर्म के रूप में प्रतिमाह बाहर निकलता है। ठीक है। अगला है सगर्भता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए आवश्यक कंडीशन कौन से होते हैं। जिसमें पहला है कि ऋतुस्राव के 14वें दिन, चूँकि ऋतुस्राव जो होता है 1 to 5 डेज का होता है। ठीक, तो फर्स्ट डे से काउंट किया जाता है। तो ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है तथा अंडाणु 24 से 72 घंटे तक सक्रिय होता है। यदि इस समय निषेचन नहीं होता तो इनकी निषेचन की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार अगर शुक्राणु की बात करें तो ये भी 48 से 72 घंटे तक सक्रिय होते हैं। ठीक, अतः गर्भधारण के लिए आवश्यक होता है कि ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास जो संभोग यानी कि इंटरकोर्स आवश्यक है। अगला कंडीशन है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है में किसी प्रकार की सूजन नहीं होनी चाहिए, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में अगर सूजन है तो जो ओवम होता है उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक, अगला है पॉइंट 3, वीर में यानी सीमेन में स्वस्थ एवं सक्रिय शुक्राणु होने चाहिए। समानता एक बार इजैकुलेशन में लगभग 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं। ये माना जाता है कि अगर शुक्राणुओं की संख्या अगर 60 लाख से कम है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, यानी निषेचन नहीं हो सकता। अगला है कि अंडाशयों व गर्भाशय के चक्रीय परिवर्तनों का हार्मोनल नियंत्रण, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 26 to 28 डेज होती है, किसी किसी में एक ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन एक थ्योरेटिकल रूप से माना गया है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं। तो ये चेंजेज ओवरी और यूटेरस में देखने को मिलते हैं और इनको नियंत्रित करते हैं कुछ हार्मोन्स। तो स्त्रियों के अंडाशय व गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के नियंत्रण में होते हैं तथा इनके स्राव का नियमन अग्रपीयूष द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन द्वारा किया जाता है। यानी कि जो ओवरी और यूटेरस होते हैं इसमें जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये मादा हार्मोन्स कहलाते हैं। और इन हार्मोन का नियंत्रण कौन करेगा, अग्रपीयूष ग्रंथि जो होती है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करता है, वही इसका नियंत्रण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहली पॉइंट नंबर 1 है कि आतर्व अवस्था यानी कि 1 to 5 डेज की जो अवस्था होती है में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण ये अग्र प्यूटरी को एफएसएच तथा एलएच जो कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 है कि छठे दिन यानी कि 1 to 5 डेज के बाद छठे दिन एफएसएच की बढ़ी हुई मात्रा जो होगी वो 1 या 2 ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि को प्रेरित करेगा। चूँकि जो प्राइमरी फॉलिकल होगी वो ग्रो करेगी किसकी उपस्थिति में, एफएसएच के द्वारा। तो बहुत सारी होती हैं लेकिन उसमें से एक ग्रो करती है, 1 या 2 ग्राफियन। ठीक, ये फॉलिकल सेल को एस्ट्रोजन तथा इनहिबिन हार्मोन स्राव करने के लिए भी प्रेरित करता है। यानी एफएसएच एक तो ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि को प्रेरित करेगा, दूसरा ग्राफियन फॉलिकल की जो फॉलिकल सेल्स होंगी उनको एस्ट्रोजन तथा इनहिबिन हार्मोन को स्राव करने के लिए भी प्रेरित करेगा। रुधिर में एस्ट्रोजन की मात्रा क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है और आतर्व चक्र में लगभग 12वें दिन ये सर्वाधिक होती है। ठीक, पॉइंट नंबर 3 है कि एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है की मात्रा बढ़ने से ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ जाता है। ठीक, तथा ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडोत्सर्ग होता है। यानी कि अंडोत्सर्ग के लिए जो जरूरी हार्मोन है वो कौन सा है, एलएच, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और इस अंडोत्सर्ग के स्टेज में इसको हम एलएच सर्ज कहते हैं। और एलएच की अधिकतम मात्रा कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को भी प्रेरित करती है, यानी कि ओव्यूलेशन को भी प्रेरित करेगी। और साथ में जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में भी परिवर्तित हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 है कि पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था में यानी कि एवोल्यूशन के बाद 15वें से 28वें दिन तक की स्टेज को, ठीक, तो कार्पस ल्यूटियम जो होगा वो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है
LH में वृद्धि के बाद रुधिर में तेज़ी से प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। चूँकि कार्पस ल्यूटियम की जब बन जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा, जिससे रुधिर में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा में वृद्धि होगी, जो 1 सप्ताह तक बनी रहती है। तथा आतर्व से 3 दिन पूर्व, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज होगी उससे 3 दिन पूर्व इसकी मात्रा जो होगी किसकी, प्रोजेस्टेरॉन की, वो निम्न स्तर पर आ जाती है तथा एस्ट्रोजन भी अल्प मात्रा में होता है। ठीक, तो अगला पॉइंट है 5वां कि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की निम्न मात्रा से अगले आतर्व चक्र के लिए, ठीक है, अग्र पिट्यूटरी से एफएसएच तथा एलएच का स्राव प्रेरित हो जाता है। हमने बताया था कि जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की निम्न मात्रा होती है तो ये पिट्यूटरी को प्रेरित करते हैं एफएसएच और एलएच के स्राव के लिए। क्योंकि एफएसएच क्या करेगा कि जो फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, उन फॉलिकल्स को क्या करेंगे, ग्राफियन फॉलिकल में बनने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। और एलएच क्या करेगा, ये जो है जो ग्राफियन फॉलिकल है उनसे ओवम को निकलने के लिए यानी ओव्यूलेशन के लिए उसको प्रेरित करेगा। ठीक है, तो 6वां पॉइंट है कि निषेचन होने पर आवर्त चक्र में निम्न परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है कि कार्पस ल्यूटियम सगर्भता यानी प्रेगनेंसी की अवधि में प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का स्राव करता है। यानी अगर निषेचन होगा तो जो कार्पस ल्यूटियम होगा वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्राव करेगा। सगर्भता के प्रारंभिक महीनों में प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी से गर्भ गिर जाता है, यानी कि इसकी बहुत आवश्यकता होती है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन बना रहे। अगर इसका लेवल कम होता है तो जो गर्भ होगा वो गिर जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि निषेचित अंडे में परिवर्धन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि उसका डेवलपमेंट, जिसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, तथा ये गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है। रोपित भ्रूण के प्लासेंटा से मोनोकैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन के प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम और सक्रिय हो जाता है। इसी HCG को जो किट आती है मार्केट में उसके माध्यम से चेक किया जाता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो आतर्व चक्र के दौरान विभिन्न घटनाओं का रेखीय निरूपण दिखाया गया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेज लिखे हैं 1 से लेकर के 28 29 डेज हैं। फिर इसके आगे फर्स्ट डे, चूँकि 29 के बाद फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है 20 मतलब 1 डे से। ठीक, नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गर्भाशयी घटना यानी कि जो यूटेरस में चेंजेज होते हैं उसके एंडोमेट्रियम में उसको दिखाया गया है। उसके ऊपर दिखाया गया है कि जो अंडाशयी हार्मोन स्तर होते हैं, यानी कि जो उसको कंट्रोल करने वाले, जिसे एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन दिखाया गया यहाँ पे। और ऊपर आप देख सकते हैं अंडाशयी घटना यानी जो ओवरी में चेंजेज होते हैं उसको दिखाया गया। और सबसे ऊपर जो है पीयूष हार्मोन स्तर दिखाया गया। ये यानी कि जो गर्भाशयी घटनाएँ होती हैं और जो अंडाशयी घटनाएँ, ये दोनों एक साथ होती हैं। तो अंडाशयी घटना में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि जो फॉलिकल्स होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स, उससे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और 14 डेज पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि LH का लेवल सबसे ज़्यादा है और इस कंडीशन को हम LH सर्ज बोलते हैं। ठीक, तो ये LH का लेवल जब टॉप पे होगा तो उसी समय ओव्यूलेशन होगा। इस समय जो FSH होता है उसका भी लेवल होता है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी पीक लो होने लगती है। ठीक, दूसरा अगर आप हम देखें यहाँ पे कि जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं तो इस टाइम यानी कि जो जिस समय ओव्यूलेशन होगा उस समय एस्ट्रोजन का भी लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है, बिल्कुल सामान्य है। जैसे जैसे कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, चूँकि कार्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा कि लगातार प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा, जिससे इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ओके।